पढ़ने वाले को तीन न्यायिका है, न्यायपालिका। पालिका पति है वो एक हमारा बहुत ही मुख्य अंग है। उसी के बारे में आज अब अगर हम राष्ट्रपति के तो वो होता है राष्ट्रपति, होता है वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, महालेखा परीक्षक और अधीश। तो इन सब से मिलकर जो है वो हमारी कार्यपालिका को हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और संघ संघनी कारोबारी, भाषा अलग अलग है पर सब एक ही है। संघ की कार्यपालिका कहो, यूनियन एग्जीक्यूटिव, फिर कारोबारी कहो। में हमारा जो राष्ट्रपति है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो अगर हम सरकार की बात करते हैं तो किसी देश में सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पावर की, एक संस्था की ज़रूरत है जो सोसाइटी ने ही राज्य को दी है। तो हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस संस्था की ज़रूरत पड़ती है वो ही क्या है? हमारी सरकार है। सरकार है। तो हमने बेसिक जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन है उसके बारे में बात, ठीक है। अब हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में व्याख्या में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो हमारे पूरे भारत देश का प्रथम नागरिक होगा। और हमारे देश में संसदीय लोक प्रणाली जो है वो इस्तेमाल की गई है। तो उसमें यही होता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, ठीक है। और अगर दूसरा हम बात करें तो हमारा राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक राष्ट्रपति के बारे में हमने जाना। अब उसके बाद हम इनकी योग्यता, ठीक है, लायकात या क्वालिफिकेशन बोल, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो योग्यता, अगर उसकी बात करें तो हमारे देश का जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसके वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष। और वो कोई भी लाभ का पद हासिल किया हुआ नहीं होना चाहिए। आपके पद के बारे में हम पहले जाना था, ठीक है। ओ, ओ, और लाभ का पद हासिल किया हुआ नहीं होना, और वो लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता हो। कैसी योग्यताएं रखता हो? लोकसभा का सदस्य बनने की। लोकसभा का सदस्य। अब हमें यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि वो सिर्फ लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि जो भी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं चाहिए वो उसमें होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का क्या हो? सदस्य हो, ठीक है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन जो है वो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए। क्या क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, और लाभ का पद हासिल किया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? उसकी योग्यता है। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो ये सारी योग्यताएं आप में निहित होनी ही चाहिए, ठीक है। ये तो हमने बात की उसकी योग्यता की। अब अगर अपन उसके कार्यकाल की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। वर्ष का, 5 वर्ष का, ठीक है। वो भले पुनर्निर्वाचित होकर वापिस आ सकता है। मतलब
5 वर्ष तक अगर किसी ने राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हुआ है तो वो वापिस से पुनर्निर्वाचन से आ सकता है, लेकिन उसका एक कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष। अगर इसका व्यवहार अच्छा रहा तो फिर से आएगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। ठीक है, तो उसका कितना रहता है, 5 वर्ष। और अगर उसको बीच में ही त्याग पत्र देना हो, अब त्याग पत्र भी दे सकता है वो। ठीक है, अगर उसे राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहना हो तो वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे देगा, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे। तो ये हो गई उसके कार्यकाल की बात। और त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति। और ये इसके बारे में आर्टिकल 50 में बताया गया है, 6। और अब कोई राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो चुका है और उसको शपथ दिलानी है, तो उसकी शपथ कौन दिलाएगा, सीजेआई। मतलब कि जो हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसकी शपथ दिलाएगा। कौन, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गई शपथ की बात। अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, कार्यकाल के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में, और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से पार्ट कहे, कौन कौन से ऐसे जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह सब निहित होते हैं उसमें। अब अगर अपन बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन जबकि उसको इलेक्ट कैसे करेंगे, अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो वो किस वजह से राष्ट्रपति पद के पर बैठेगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 54 में। अब निर्वाचन मंडल के बारे में के बारे में निर्वाचन मंडल, अब राष्ट्रपति का अगर अपन को निर्वाचन करना है तो उसके लिए हमारे देश में निर्वाचन मंडल बनाया गया। ठीक है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, कौन से, निर्वाचित, यहाँ पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भाग नहीं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सारे राज्यों का, सारे राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और दिल्ली, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यहाँ पर सारे क्या है, निर्वाचित है, कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। तो इन सब से मिलकर क्या बनता है, अपना निर्वाचन मंडल बनता है। क्या बनता है, निर्वाचन मंडल। और यही सब किसको, राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। किसको इलेक्ट करते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है ये हमने देखा। अब की प्रक्रिया, प्रक्रिया के बारे में अगर देखें तो पहले हम ये जान लेते हैं, मतलब जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उन सबको एक ही वोट डालने का अधिकार होता है, लेकिन वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सारे कैंडिडेट को, मतलब 1 2 3 ऐसे किसी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसके निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया पढ़ने से पहले अपन एमएलए और एमपी जो होते हैं उनके मत का मूल्य कैसे निकालते हैं वो पता करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एमएलए के का मूल्य निकालने के लिए अगर हमको एमएलए, एमएलए किसका होगा, स्टेट में सारे एमएलए होते हैं। ठीक है, तो उसके मत का मूल्य कैसे निकाल, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो उस स्टेट की, राज्य की टोटल जनसंख्या, राज्य की कुल
जनसंख्या तो टोटल नंबर ऑफ एमएलएस, मतलब वहाँ के निर्वाचित एमएलए कल कितने, संख्या। यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई बाय 1/1000 या फिर डिवाइड भी करते हैं, लेकिन 1000 है। तो अगर अपन को एमएलए के मत का मूल्य निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब यहाँ पर मेन जो है वो किसकी बात की गई है, जनसंख्या की। और हर राज्य की अपनी एक अलग अलग जनसंख्या होगी, है कि नहीं। मतलब अगर गुजरात है, राजस्थान है, तो दोनों की जनसंख्या क्या है, अलग अलग है। तो जनसंख्या अलग होने की वजह से हर राज्य के एमएलए के वोट की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी, है। और एक ही राज्य के एमएलए के सारी वैल्यू कितनी होगी, सेम सेम होगी, समझ आया। मतलब अगर कोई गुजरात का एमएलए है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी भले है, लेकिन जो वोट वैल्यू है, मत का मूल्य है, वो सेम ही होगा। पर डिफरेंट डिफरेंट कब होगा, जब राज्य अलग अलग होंगे। अब जस्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लो, मान लो, सिर्फ ऐसी ही है ऐसा जरूरी नहीं। मान लो 10 लाख और टोटल एमएलए की संख्या है 20 पर 1 आया 5, यानी कि किसी स्टेट की जनसंख्या इतनी है और टोटल एमएलए इतने हैं, तो हर एमएलए वैल्यू कितनी होगी, 5। ठीक है, समझ आया कि एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकाल। ये तो हो गई एमएलए। अब एम का मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सभी राज्यों के निर्वाचित एमएलए के मत का टोटल मूल्य, मतलब कि जैसे कि अभी एक राज्य की निकाली, ऐसे के ऐसे ही ये जो 28 राज्य है और प्लस 3 टेरिटरी भी, इसको भी अभी अपन राज्य में ही गिनेंगे। ये कौन कौन सी, दिल्ली, टेरी और जम्मू कश्मीर। अब इनका टोटल टोटल मत मूल्य ये भी एमपी है, टोटल एमपी। लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके अपन किस वैल्यू निकालेंगे, एमपी की। ठीक है, अब ये तो हो गई एमएलए और एमपी का मत मूल्य अपन किस प्रकार निकालते हैं इसकी बात। लेकिन अगर किसी को राष्ट्रपति निर्वाचित होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक निर्वाचन कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। क्या प्राप्त करना पड़ेगा, निर्वाचन कोटा। और वो इन सबको यूज करके ही अपन निर्वाचन कोटा निकालेंगे। तो निर्वाचन कोटा पढ़ते हैं अब। के लिए चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको भी 50% +1 का कोटा आना पड़ेगा। ठीक है, निर्वाचन कोटा। अब निर्वाचन कोटा प्राप्त करने के लिए भी एक फॉर्म चुनाव में डाले गए वेद मत का मूल्य, कुल मूल्य, और चुनाव में डाले गए वेद मतों का कुल 2+1। ठीक है, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अपन ने वोट दिया तो वो खारिज भी हो सकता है, इधर उधर दोनों साइड अगर दे दिया तो वो खारिज हो जाएगा। इसलिए लिखा गया है कि वेद मत
मत, जितने भी वेद मत होंगे उनका के मत का कुल मूल्य डिवाइड बाय 2 प्लस 1, मतलब कि परसेंट प्लस 1 का कोटा प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। ठीक है, तो निर्वाचन कोटा समझ आया, एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाल समझ आया, एमपी का मत मूल्य निकाल था, शपथ ये अपन ने कर लिया। ठीक है, अब आगे अब राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर करना है तो हम कौन सी प्रोसेस का उपयोग करते हैं? प्रोसेस का उपयोग करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, प्रेजेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट, तो उसी के बारे में अपन के बारे में समझ। तो जस्ट इमेजिन करो, निर्वाचन मंडल जो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उसमें कितने जने हैं? 1000। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अब इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। अब निर्वाचन मंडल है, उसमें 1000 लोग हैं, उनका मूल्य कितना है? 10,000, और अपन को निर्वाचन कोटा कितना प्राप्त करना है? 5,000 प्लस 1, मतलब कि 50% प्लस 1, तो ये 10,000 है, तो इसका आधा 5,000, तो 50% प्लस 1 अपन को करना है। अब ये जैसे कि 5 कैंडिडेट राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है, ए बी, टोटल सदस्य कितने हैं? 1000। ठीक है, ये वोटर है। 2 और ऐसे करके टोटल कितने? 1000। ठीक है, अब अब यहाँ पे क्या होता है कि वोट एक ही देना होता है, लेकिन सब अपने प्रेफरेंस के हिसाब से नंबरिंग करते हैं। फर्स्ट में किसी एक को देंगे, उसके बाद सेकंड पे किसको रखेंगे, थर्ड पे किसको ठीक है, तो अपन देखते हैं, मान लो कि ए जो कैंडिडेट है, इसको, तो V1 वाला सदस्य है, वोटर है, उसने 2 पर रखा, तो इसको 3 पर रखा, पर इसको पर रखा, इसको 4 और इसको 5, इसको 3 पर रखा, पर पर को 1 पर रखा। अब ये वाला कैंडिडेट है, अब इसको टोटल 1000 जन है, तो 400 लोगों ने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी। कौन सी? फर्स्ट। ठीक है, मतलब कि पहले नंबर पर किसको रखा? ए को रखा। ठीक है, अब 1000 है, तो इस 100 ने बी बी को 100 लोगों ने रखा। सही करते करते 200, 2500। अब ये वोट की वैल्यू कितनी? 4000, 1000, 2000, 1200, 1250। ठीक है, अब यहाँ पर वोट की वैल्यू क्या आई? सबसे ज्यादा 4000,
लेकिन ये 50% प्लस वन नहीं है। क्या है ये? आना क्या चाहिए? 5,000 प्लस वन का। यहाँ पे क्या है? 4,000। अक्सर ऐसा होता है कि फर्स्ट पहली गणना में ही ये डिसाइड हो जाता है, क्योंकि परसेंट प्लस वन का कोटा मिल जाता है। लेकिन अपन को पूरी प्रोसेस समझ, तो जब तक ये हासिल नहीं हो जाता तब तक करते रहेंगे। तो अब सबसे कम इसमें क्या दिख रहा है? 1,000। ठीक है, 1,000 दिख रहा है, तो क्या करेंगे? हटा देंगे। सबसे कम वाला जो है इसको हटा देंगे। लेकिन ये जो वोट है वो खाली नहीं जाएंगे, इसको क्या करेंगे? सब में बांट देंगे, है? तो अब ये 100 थे, तो यहाँ पे 400 और 60। जैसे कि सेकेंड नंबर पे ए वाले को रख, फर्स्ट वाले पे तो कौन था? बी था। और सेकेंड नंबर पे कौन था? ए वाला। ये तो हट गया, तो है 200। तो 60, 60 इसको दे दिए, 10 इसको दे दिए, पे 125, 10, 15, 15, 10, 60 हो गए। तो टोटल कितने थे? 100। ये बांट दिए। अब यहाँ पे कितने का जो वोट वैल्यू होगा वो 600 का, 1200, 25 प्लस 15 तो 40, ये 1400। ये सारे, अब इसमें सबसे कम क्या है? 1400। ये वोट क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये तो 40 इसको भी ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 460 प्लस 100, 5। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया? 565। 50% से ज़्यादा आ गया। ये वाला जो कैंडिडेट है, कौन? ए वाला कैंडिडेट, वो क्या बन गया? प्रेसिडेंट बन गया। देश का क्या बन गया? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सर पे ताज है। ये समझ आया? ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में पढ़ा। अब ये जो मत पद्धति है इसके बारे में कई सारी आलोचनाएं भी की जाती है। ये इतना टफ था, एक बार में समझ आया? वापिस पढ़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार ऐसे कुछ आलोचक है, वो बोलते हैं ये बहुत टफ है, को समझने के लिए, आम नागरिक के लिए समझना मुमकिन नहीं है। और लेकिन तो अपन ये देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है। अपन ये भी सोच सकते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्र प्रधानमंत्री का इलेक्शन करवाया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, वैसे का भी करवा सकते हैं। लेकिन नहीं, क्यों? अगर उसका भी प्रत्यक्ष रूप से करवाने लगे तो दोनों एक ही कटघरे में आकर खड़े हो जाएंगे। फिर लोकतंत्र की मांग ये रहेगी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को क्या एक ही पावर्स देनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या पैदा होगा यहाँ पर? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। क्या? कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, संघर्ष। ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाने में फायदा है। और इस प्रकार से राष्ट्रपति का स्वरूप है हमारे देश में, को अगर देखें तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए सही प्रतीत होता है। ठीक है? और अगर इनका भी जिस प्रकार इनका स्वरूप है और प्रत्यक्ष रूप से अगर इनका इलेक्शन करवाए तो काफ़ी खर्चीला भी हो सकता है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में क्या अर्धघटन कर सकता है। ये ये निष्कर्ष निकाल, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष सही होता है। अगर हमारे इतिहास में राष्ट्रपति के बारे में देखें तो एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति जो हुए हैं वो कौन हुए हैं? अब्दुल कलाम। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन हुई है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
पाटिल। तो पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन। और भारत के पहले अनुसूचित जनजाति के जो राष्ट्रपति बने, जो कि प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति है, कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने ये थोड़ी जानकारी के बाद, अगर इनकी पद मुक्ति की बात करें, पद मुक्ति, अब राष्ट्रपति सिलेक्ट होकर तो बैठ गए हैं, ठीक है, कुर्सी पर बैठ गए, पर अगर पद मुक्ति करवानी हो, अगर उनको हटाना हो या फिर क्यों हो गई हो उनकी और उनका पद रिक्त हो गया हो, तब क्या करेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। अब पद मुक्ति एक तो तब हो सकती है जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, तब जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता तब तक पुराना राष्ट्रपति का पद पर रहेगा। और एक और कंडीशन हो सकती है, रिक्ति हो जाए, तो उनका पद क्या हो जाए? वेकेंट हो जाए। और ऐसा कब कब हो सकता है? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, एक तो मृत्यु हो गई हो या फिर उसका निर्वाचन रद्द हो गया हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई राष्ट्रपति तो बन गया, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि वो 35 वर्ष की आयु का फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के लाया हो, तो इस प्रकार से फिर बाद में उसका निर्वाचन रद्द हो जाता है। अभी तक ऐसा हुआ, ठीक है। हाँ, फिर उसका महाभियोग हो जाए, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, फिर वो त्याग पत्र दे त्याग पत्र, ठीक है। तो इन कंडीशन में इसके पद की क्या हो जाएगी? रिक्ति हो जाएगी, मतलब पद क्या हो जाएगा? वेकेंट। अब यहाँ पर तो नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता, वहां तक पुराना राष्ट्रपति ही अपने पद पर बैठता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? तो जब ऐसा होता है, अगर उस जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है उनकी मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिया, निर्वाचन रद्द हो गया या महाभियोग हो गया, तो ऐसे में क्या होता है की जगह पर उपराष्ट्रपति बैठ सकते हैं। का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब क्या होगा? तब हमारे जो CJI होते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वो जो है वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का संभालेंगे, तो भी उपराष्ट्रपति तो नहीं ही है, तो उसका कौन संभालेगा? उसका जो पद संभालते हैं वो कौन होते हैं? उपसभापति। ठीक है। और और अगर ये राष्ट्रपति का संभालेंगे तो इनका कौन संभालेगा? क्या संभालेंगे? जो वरिष्ठतम जज होंगे LI के, वो। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन अभी तक बनी नहीं है, इसलिए वहां पर संविधान मौन हो जाता है। जब ऐसा होगा तब देखा। ऐसा एक ही बार अभी तक हुआ है, और वो कब हुआ है? 1969 में, 1960। तब राष्ट्रपति कौन थे हमारे? जाकिर हुसैन। तब की मृत्यु हो गई थी। और ऐसे में उपराष्ट्रपति जो VV थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। क्यों त्याग पत्र दे दिया था? क्योंकि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। उपराष्ट्रपति के पद पर रहकर भी ये लड़ सकते थे, लेकिन के समय नहीं दे पाऊंगा, इसलिए इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसे में अरे जो CJI थे उस टाइम पे, वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक है। अब रिक्ति के बारे में और पद मुक्ति के बारे में समझ आया। अब लास्ट में अपन ने जो एक महाभियोग शब्द बारे में देखा था, उसको थोड़ा सा समझ। अभियोग, अब राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया, ठीक है, वो गद्दी पर बैठ गया, लेकिन अगर हमारी संसद को ऐसा लगे, और राष्ट्रपति का महाभियोग सिर्फ एक कंडीशन में होता है, अगर वो संविधान का उल्लंघन करे, अब अगर वो हमारे संविधान का उल्लंघन करे,
संविधान का उल्लंघन करे। तो अगर ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन के लिए महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं। योग का प्रस्ताव, अब महाभियोग लाने के लिए दो कंडीशन होती है। प्रस्ताव लाने के लिए, महाभियोग करने के लिए नहीं, प्रस्ताव लाने के लिए भी दो कंडीशन होती है। भी सदन से वो प्रस्ताव लाया जा रहा है, उसके 1/4 लोगों का उस पर साइन होना चाहिए और 14 दिन के अंदर जो है 14 दिन के लिए राष्ट्रपति को नोटिस भेजा जाता है, आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। क्योंकि उसमें उसको पता होगा तो वो अपना पक्ष रखेगा, उसको अपनी गलती पता होनी चाहिए, तो नोटिस जारी किया, ठीक है। और अरे महाभियोग में राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने की जो है वो पक्ष रखने दिया जाता है, और इसी को महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रोसेस, न्यायिक प्रक्रिया, अभियोग कैसी एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये तो प्रस्ताव आ गया। अब महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदन से पारित, भले वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। यहाँ से अगर मान लो लोकसभा से वो पारित हुआ है, ठीक है, तो पहले यहाँ का वो विशेष बहुमत से पारित, विशेष बहुमत टोटल का 2/3 से वो पारित होना चाहिए। और अब यहाँ से पारित हो गया, उसके बाद वो जाएगा राज्यसभा में, कहाँ जाएगा, राज्यसभा। यहाँ पर भी विशेष बहुमत से वो पारित, अगर वो दोनों सदन में विशेष बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति का क्या हो जाता है, अभियोग हो जाता है। लेकिन आज तक अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है। तो महाभियोग की प्रोसेस समझ में आई। तो इस प्रकार से पद मुक्ति के बारे में जाना हमने, महाभियोग के बारे में जाना, राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में जाना, और शपथ कौन दिलवाता है उसके बारे में जाना, योग की प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा। धन्यवाद।